नमस्कार एवरीवन। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज हम आउट ऑफ इंडिया के अलावा जो इंडिया में भी कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हुई हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारी लास्ट वीडियो थी ऑपरेशन राइजिंग लाइन के बारे में। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन एंड हुआ आफ्टर इसराइल और उसके बाद अमेरिका ने जब कहते हैं ईरान के ऊपर अटैक किए। इन अटैक्स में नंताज, फिरदौस, इस्फहान, तेहरान, इन शहरों पे काफ़ी ज़्यादा बमबारी हुई। इसराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम है उसके ऊपर काफ़ी डिसाइसिव एक्शन लिया, लेकिन ये था कि इसराइल चाहता है कि आगे चल के जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए या फिर उससे बिल्कुल हट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इसने उसको डिले किया है, डिस्ट्रॉय मतलब ज़ीरो नहीं किया है। मतलब जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पीछे तो धकेल दिया, काफ़ी बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। इसराइल ने ईरान के एयर स्पेस का टोटल डोमिनेंस, मतलब जहाँ वो जाना चाहते, जब वो जाना चाहते वहाँ जा पा रहे थे, वो साबित कर दिया। उनके काफ़ी सारे जो उनके कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल के जो सेक्टर्स थे उस पर भी उन्होंने काफ़ी अटैक किया, तो उससे भी फ़र्क पड़ा है। लेकिन मेन बात जो निकल के आई है वो ये है कि जो उनका पूरा ऑब्जेक्टिव था कि ईरान को ये समझा दिया जाए कि उनको ये बंद करना होगा, यानी कि उनको अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बंद करना होगा। उसमें जहाँ तक मुझे लगता है वो कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि जब अमेरिका ने भी उन पर बाद में बॉम्बिंग करी, प्रिसाइज बॉम्बिंग, उसके बाद उन्होंने कतर में जो अमेरिका का बेस है उसके ऊपर एक स्ट्राइक करी, जो कि पूरी तरीके से अमेरिका ने रोक ली। क्योंकि फेस सेविंग स्ट्राइक थी कि भाई अब हम भी कर रहे हैं, पर ये जो ऑब्जेक्टिव था राइजिंग लाइन का, जो ऑपरेशन था वो मेरे हिसाब से प्रॉपर पूरा नहीं हुआ, पर बहुत हद तक उन्होंने काफ़ी चीज़ें अचीव करी। तो देखिए, मतलब 100 में से 100 नहीं आए, जैसे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखा था, लेकिन 100 में से 92 नंबर वो जितना परसेंट था वो निकाल के लेके गए हैं। अब जो आगे चल के देखना होगा वो ये देखना होगा कि जो आयतुल्लाह खामेनी, जो आयतुल्लाह की जो रिजीम है ईरान में, तो जो इस्लामिक रिजीम है क्या वो क्रम्बल डाउन होती है या नहीं। क्योंकि ईरान के अंदर अब उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पे जो इंटरनेशनल बॉडीज़ थी उससे ईरान ने कम्प्लीटली उनको बाहर कर दिया है। जो स्टारलिंक सिस्टम है उसके ऊपर बैन लगा दिया है ईरान ने। उसके अलावा अंदरूनी काफ़ी सारे चीज़ों पे ईरान वाले ध्यान दे रहे हैं। अब जो आगे चल के अभी 2 4 6 महीनों में हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि कैसे आगे चल के ईरान के अंदर या तो एकदम या तो ब्रूटैलिटी शो करेगी ये रिजीम और सबको सप्रेस कर दे, वरना रिजीम चेंज होने के चांसेस हैं। पर रिजीम चेंज में ये नहीं कि कोई बंदा मतलब अमेरिका वगैरह से उठ के वापस आ जाए और यहाँ पे एज अ मतलब पपेट की तरह उसको यहाँ बैठा दिया जाए, उससे काम नहीं चलेगा। तो शाह को लोग कहते हैं कि शाह के जो डिसेंडेंट्स हैं उनको ले आएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 1979 से लेके उसके बाद से लेके अभी तक कोई भी कुछ निकला नहीं है। शाह आ तो सकते हैं, उनको ला भी सकते हैं, लेकिन वो एक जो पब्लिक के बीच में से निकला हुआ नुमाइंदा नहीं होगा। और हमेशा ये चांस रहेगा कि जैसे हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में बिठा रखा है, वो उसके भी दिन निभ रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के अगर शाह को ये बिठाते हैं तो वो भी वापस से फिर से तख्ता पलट हो जाए। इसमें जो ईरान के पास जो सबसे अच्छा रहेगा वो ये होगा कि ये जो इस्लामिक रिजीम है इसको हटा दिया जाए, जो इनका न्यूक्लियर वगैरह का जो ये है इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि ईरान के पास बहुत ज़्यादा तेल और नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिस पे वो आराम से आगे चल के सर्वाइव कर सकते हैं। तो ईरान अपनी एक नॉर्मल कंज्यूमर बने, और जो उनकी इस्लामिक आइडियोलॉजी और इसके जो करप्शन की वजह से जो बर्बादी हुई है, ये आप ये याद रखें कि 1979 में जब ये शुरू हुआ था इस्लामिक रेवोल्यूशन, उससे पहले शाह के टाइम पे काफ़ी आराम, मतलब सही था। पहले पर्शिया हुआ करता था जो ईरान का ये पूरा एरिया है, उसके बाद वहाँ पे इस्लामिक जो
आए, उन्होंने मतलब लड़ाई वड़ाई करी, उनको हराया। उससे पहले जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे वो भी यहीं से आए थे इंडिया की तरफ। तो जब वहाँ से वो आए तो वहाँ पे जितना उनका जो पर्शियन कल्चर और ये था सबको ज़ीरो कर दिया था। उसके बाद जो शाह की अभी जो डायनेस्टी थी 1979 से पहले, उन्होंने उसको फिर से रिवाइवलिज्म की तरफ लेके गए, लेकिन क्योंकि 1979 में ये वापस से आ गए इस्लामिक क्लरिक्स और ये, उन्होंने फिर से पूरे ईरान को प्रॉपरली रेडिकलाइज उसमें बना दिया। क्योंकि आप पुराने अगर पिक्चर्स ढूंढेंगे तो ईरान के अंदर जो फीमेल्स होती थी वो कोविड एजुकेशन सिस्टम में पढ़ती थी, स्कर्ट्स, जीन्स, म्यूज़िक, डांस सब कुछ अलाउ होता था, पब्लिकली लोग आराम से अपना एंटरटेनमेंट वगैरह सब करते थे। अब अगर कोई कपल मतलब शादीशुदा कपल भी अगर डांस करता हुआ दिख जाए तो उनको उम्र कैद या फिर मौत की सज़ा हो सकती है। ये हाल है ईरान में रेडिकलाइजेशन का। तो अब ये बात निकल के आ रही है, या तो ऐसा होगा कि अंदर वो सिस्टम ब्रेक डाउन होगा या फिर ब्रुटैलिटी चलेगी। अब ये आगे आने वाले टाइम पे देखना होगा कि ये पासा किस तरफ पड़ता है। होपफुली कि ईरान के जो लोग हैं वो अपना भविष्य सुधार पाएँ और ये आयतुल्लाह के रिजीम और इसको हटा के एक बेहतर भविष्य जहाँ पे साइंस, कल्चर, ग्लोबलाइजेशन, ब्रॉड फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सारे लोग कहते हैं ना अच्छी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ पाए। बाकी देखते हैं, वरना अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे और ये फिर से अपने न्यूक्लियर उस पर जाएंगे तो फिर से अटैक होगा और फिर से लड़ाई होगी। और अब की लड़ाई अगर न्यूक्लियर हो गया तो फिर कुछ नहीं होगा, इजराइल ख़त्म हो तो होगा लेकिन साथ में 6-7 को खा के जाएगा। और ये बात समझनी चाहिए लोगों को कि भाई तुम खींच लो, कितना खींच लोगे। अब वक्त बदल रहा है, अब वो पावर प्रोजेक्शन का टाइम नहीं है कि हम 15 हैं तो हम 5 को हरा देंगे। अगर वो जो एरिया है वहाँ पे इजराइल हमेशा से सबसे छोटे स्टेट है, लेकिन अगर उनका मत्था खनकता है तो फिर बड़े से बड़ा देश भी घुटनों पे ही आता है। इसलिए देखते हैं आगे वाले होने वाले टाइम में क्या होगा। तो ये तो रही हमारे ऑपरेशन राइजिंग लाइन के कंक्लूजन की बात कि वी आर नो कि उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, बस बहुत ज़्यादा उनको हानि पहुंचाई, उनके साइंटिस्ट ख़त्म कर दिए, उनकी लीडरशिप ख़त्म कर दी। क्योंकि साइंटिस्ट और लीडरशिप टेक्स टाइम टू कल्टिवेट, और वो अगर ख़त्म है तो टेक्स टाइम कि ईरान ये वापस से आगे बढ़ पाए बहुत जल्दी। कुछ सालों के लिए तो एटलीस्ट उनको ख़त्म कर ही दिया, बाकी आने वाला टाइम बताएगा रिपोर्ट्स के साथ साथ ही क्या है क्या नहीं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ईस्ट और वेस्ट में। हमारे ईस्ट में जो हैं और हमारे वेस्ट में जो हैं, उन्होंने अपने कॉमन पापा यानी कि चाइना के साथ एक अभी ट्राइलेटरल समिट करी। तो जो सार्क समिट है जो कि अब डिफंक्ट एक तरीके से, क्योंकि जब से इंडिया बाहर निकला वहाँ से सार्क समिट का कोई वैल्यू रही नहीं है, उसको बढ़ाने के हिसाब से ये बात हुई कि हम तीनों एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें चाइना सुपरवाइज करेगा और इनको देगा, ताकि ये फिर आगे चल के ऐसा मॉडल स्टेट बने कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश, मतलब चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश को चाह रहा है कि वो मॉडल स्टेट बने कि जिनके बिहाफ पे वो बाकी लोगों को अपना चूर्ण बेच सके। मतलब एक टोटल टेररिस्ट, एक टोटल रेडिकलिस्ट, दोनों जगह पे सिर्फ जेनोसाइड हो रहा है माइनॉरिटीज़ का, दोनों जगह पढ़ना लिखना इसकी वैल्यू ज़ीरो है, उनको ये कर रहे हैं। तो इंडिया ने भी बड़े प्यार से छोटे छोटे इनको डोज दे दिए। जो जूट इंडस्ट्री है आपके बांग्लादेश की, उसको इंडिया ने नमस्ते कर दिया, तो उनके अब चीख पुकार निकल रही है। तो उस पर मतलब बांग्लादेश ने अपनी तरफ से बोला कि हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन अब तो उन्होंने शो कर दिया कि जाके कि हम करना चाह रहे हैं। तो इंडिया ने बगैर टाइम लगाते हुए ये जूट इंडस्ट्री पे वार कर दिया है, और वो काफ़ी दुख है उन्हें इस बात का कि अब क्या हो रहा है। और साथ साथ उन पर ऑपरेशन पुशबैक तो चल ही रहा है, जिसमें 90 लोग अभी मथुरा के एरिया से पकड़े गए हैं, और गवर्नमेंट सूत्रों के हिसाब से 50,000 लोग मथुरा, वृंदावन और इस एरिया के अंदर उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि ये बाहर से आए हुए हैं, इनको निकाला जा रहा है।
दिल्ली में भी गुड़गांव साइड, फरीदाबाद साइड, मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं कि प्रॉपरली इनको वेट आउट करके पकड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है और इनको यहाँ से भगाया जा रहा है। प्रॉपर चैनल है, उसके थ्रू इनको यहाँ से जो भी फोर्सेज उनको दिया जाता है, वहाँ से वो इनको बंगाल, असम और असम के बॉर्डर से लेके वापस भेज देती हैं। ये देख के कि भाई अगर देखो समझो बात को, जैसे पुश बैक कर रहे हैं तो उसमें जो पकड़े गए वो अपने साथ क्या लेके जाएंगे वापस? एक पानी की बोतल, थोड़ा सा खाना और वापस। तो उन्होंने जो यहाँ कमाया, जो भी यहाँ पर, वो ज़ीरो रह जाएगा, यहीं रह जाएगा, वहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो वहाँ वो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। ये देखते हुए अगर मान लो हमने यहाँ से 20,000 भी भेज दिए उल्टे, उन 20,000 को देख के 20 लाख उल्टे भाग जाएंगे कि भाई जो कुछ कमा पाए उसको लपेटो और उल्टे हो लो। अगर पकड़े गए तो कुछ नहीं ले जा पाएंगे, और कुछ नहीं ले जा पाएंगे तो फिर बात ही खत्म। लूटना तो है, यहाँ पे आए क्यों? क्या कहते हैं, और या तो हमारे रिसोर्सेज लूट रहे हैं, तो मैं सीधा बोलूँगा कि वो हमारे रिसोर्सेज लूटने आए हैं और उनके हिसाब से वो एक अच्छी ज़िंदगी और उसके चक्कर में आए हैं, जो मतलब बोला जाता है कि आपको पता है कि कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ नहीं बोलने चाहिए, उसको ध्यान रखते हुए ये बात है, तो वो है उसके हिसाब से निकल रहे हैं। इवन बंगाल और सदर्न स्टेट्स के अंदर से भी लोगों को पकड़ के निकाला जा रहा है। ये अच्छी बात है कि भाई जो हमारे यहाँ का नहीं वो हटना चाहिए, उसके ऊपर जो नैरेटिव दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फॉलो करना चाहिए सारे के सारे प्रदेशों को। हो रहा है, बहुत बढ़िया है। इसके बाद जो अभी मेन खबर जो मैंने देखा कि किसी भी मतलब दो चार हैं अच्छे अच्छे जो प्लेटफॉर्म्स में आप फॉलो करता हूँ, उनके अलावा किसी भी राइट विंग या फिर किसी भी राष्ट्रवादी, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उतने अच्छे से फॉलो नहीं करी। पिछले दिनों बहराइच में बारूद और ये सारा सामान मिला काफ़ी मात्रा में। बोला जाता है कि कुछ 100 किलो से लेके मतलब 500-600 किलो के बीच का कुछ मिला था। अब लखनऊ और इन सारे एरियाज़ के अंदर धरपकड़ चल रही है, वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से गन्स वगैरह मिली हैं, कारतूस मिले हैं। तो ये सारा सामान किस लिए इकट्ठा किया जा रहा है? हम लोग कहेंगे कि भाई किसी के घर से नहीं मिल रहा है, ये वहीं मिल रहा है जहाँ से मिल रहा है। अब बाकी आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे, उन्हीं इलाकों से मिल रहा है। तो इतना असला बारूद क्यों चाहिए? ये कहाँ जाना है, किसको देना है? ये मतलब दंगों में यूज़ करना है या नक्सलियों को देना है? उसके ऊपर बहुत बड़ा अभी बात होनी चाहिए पर नहीं हो रही, जिसका मेरे को बहुत दुख है कि इंडियन सिक्योरिटी के ऊपर बात नहीं हो रही। लेकिन हाँ, जहाँ पे से निकलना, जहाँ पे यूज़ करना चाह रहे थे, वहाँ योगी बाबा हैं, वो अपने आप अपने प्रदेश को हैंडल कर लेते हैं, उनके पास सभी खबरें और सब कुछ है। और एक्चुअली देखा जाए तो यूपी इज़ द बेस्ट रनिंग स्टेट इन इंडिया राइट नाउ। कि कैसे स्टेट को चलाया जाता है, कैसे सारे लोगों को आराम से रखा जाता है, कैसे हिसाब किताब बनाए जाते हैं, उसमें मैं मानता हूँ कि यूपी इज़ द बेस्ट फंक्शनिंग स्टेट इन इंडिया राइट नाउ, फॉलोड बाय असम एंड देन हरियाणा भी काफ़ी मतलब सुधर स्टेबल सा चल रहा है अभी, तो हरियाणा भी बढ़िया। अब दिल्ली पे लोग कह रहे हैं, अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा कि 4 महीनों में दिल्ली एकदम तबाह कर दी। अभी पॉल्यूशन भरी दिल्ली, पानी भरी दिल्ली, मतलब ये नैरेटिव शुरू हो गए हैं। दिल्ली में 4 महीनों में जितना काम हुआ है, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने। फरवरी में आए थे, वो आने के बाद थोड़ा टाइम तो उनको कैबिनेट वगैरह बनाने में ही लग गया। तो फरवरी से लेके अभी जून 30 हुई है, आज 1 जुलाई है। तो 5 महीने से कम के टाइम में, 5 तारीख को आई थी सरकार, उससे कम के टाइम के अंदर नाले साफ हो रहे हैं। जो इनके पुराने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो कि ख़राब हो रहे थे, जिनमें दिक्कत थी,
उसको पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। जो भी सड़कों पे मेन मेन गड्ढे हो सकते हैं तो उन सारे इलाकों को चिन्हित करके गए, वहाँ पे नई सड़कें बनाई जा रही हैं, उसको बचाने का काम हो रहा है। हम जहाँ पे से जाना आना करते हैं, दिल्ली में एक एरिया पड़ता है मुंडका। मुंडका प्रवेश वर्मा जी का घर भी उस तरफ ही है। उस जो एरिया है वहाँ पे ये हालत थी कि अगर आप स्कूटी लेके जाओगे तो आप घुटनों तक भी पानी में जा सकते हो। स्कूटियाँ बंद पड़ जाती थी, गड्ढों में घुस जाती थी, नालों में घुस जाती थी, पता नहीं चलता था कि नाला कहाँ है, सड़क कहाँ है। नॉर्मल डेज पे भी सड़क में ऐसा होता था कि टक्कर लगी और रिक्शा पलट गए। हमेशा पानी की लॉजिंग, हमेशा बदबू, हमेशा कीचड़, हमेशा गारा। अभी गाड़ी वहाँ पे उड़ती हुई निकाल के जा सकते हैं आप बहादुरगढ़ और रोहतक की तरफ। पूरा का सारा सही किया गया है। जो नाले बंद पड़ रहे थे, जो जहाँ सीवेज की दिक्कत है, उसको पूरा क्लीन करके नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। अंदर की तरफ नालों के अंदर सफाई शुरू करी गई है। जितने भी अंडर पासेज जहाँ पे पानी भरने के चांसेस हैं वहाँ पे काम चल रहा है अभी भी। लेकिन फिर वही वाली बात, अभी थोड़ी सी बारिश हुई बीच में, उसकी फोटोज डालने लग गए। सफ्दरजंग साइड में अगर बारिश हो जाए तो वहाँ पे छाती तक पानी भर जाता था, बसें डूबी दिखती थी। अब भाई मेट्रो वगैरह के टाइम पे जहाँ पे काम चलता है वहाँ पे हो सकता है कि बारिश आई तो उसके एक डेढ़ घंटे तक बारिश का पानी भर जाए, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद अगली सुबह तक वहाँ पानी नहीं है। ड्रेनेज टाइम लेती है, ऊपर से बरसता रहेगा तो टाइम कैसे एकदम से डन ले जाएगा? ब्लैक होल थोड़ी है। अब आम आदमी पार्टी को ज़्यादा पता होगा कि ब्लैक होल और ये सब कैसे यूज में लाते हैं, क्योंकि उनके पास तो जो कुछ है सब कुछ गड़प गायब। तो दिल्ली के अंदर काफ़ी सही से काम हुआ है। और मैं तो सीधा कहता हूँ, जो सरकार राष्ट्रवादी है और लोगों के अच्छे की बात करती है वही आपको भी फायदा देगी, वरना आप दे दो जाति और इसके ऊपर वोट, कुछ फायदा नहीं होगा। जीरो हो जाएंगे, जीरो वाली बात हो जाएगी, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। बट मेरे को भी भाजपा से एक दिक्कत है और मेरी कंप्लेंट है। अभी कल पता चला कि तेलंगाना में उनके जो लीडर हैं टी राजा सिंह जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपके पास तेलंगाना में एक लीडर ऐसा, और एक मर्द का बच्चा हिंदू, ऐसा कि चाहे कुछ हो जाए, कोई नरेटिव आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितना ही उस पर प्रेशर हो, अकेला खड़ा है फ्रंट लाइन पे अकेला खड़ा है और बिल्कुल तैयारी से खड़ा है कि जो होगा देखा जाएगा। आपने उसको टाइम चांस नहीं दिया, आपने उसको साइडलाइन कर दिया 2-3 बार, आपने उसको सस्पेंड कर दिया कुछ देना। अरे 1-2 छोड़े जाते हैं, आपको 10 लोग पूरे देश में से छोड़ने होते हैं कि जाओ भाई लड़ाई लड़ो, जो होगा देख लेंगे। आप उन्हीं पे कुछ बात हो जाए, नहीं 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 ये लाइन हो गई वो लाइन हो गई। पार्टी लाइन संभालने के लिए पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पड़ी है, पूरा का पूरा आपका ये मीडिया कवरेज के लिए जो आईटी सेल है ये पड़ा है। वो चला आईटी सेल तो आपको कितना समझदार हो सभी को पता है। आपके सीएम्स हैं, आपका पूरे के पूरे एमपीज हैं, सब कुछ है। आप उनको ना यूज करते हुए आप यहाँ पे लगे हुए हैं और आपको क्या लगता है सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं होगा। टी राजा सिंह का इस्तीफा ये बात साबित करता है कि बीजेपी को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है और आगे देखने की ज़रूरत है कि आगे क्या करना है। आप अपने अच्छे नेताओं को ऐसे खो नहीं सकते। अगर आप ऐसे अपने अच्छे नेताओं को खोते रहेंगे, कल को अगर KL नवलई जी या सूर्य जी और ऐसे जो नए नेता हैं वो कुछ बोलेंगे, आप उनको भी हटा दोगे। सब कुछ हटा दो, फिर साउथ को भूल जाओ। आपको साउथ को पकड़ के मिलाना है आपस में, एक
छत्र छाया के नीचे लाना है लोगों को समझाना है कि हम हिंदू हैं। ये नहीं कि जो आपकी तरफ से लड़ रहा है उसको ये हटा दीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कोशिश कीजिए, चीज़ों को बदलिए, अपने अंदर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। वो बंदा कोशिश करके थोड़ा थक हार के गया है, वो वापस आ सकता है, पर वापस तभी आ सकता है जब उसको आप आने देंगे। बाकी आप समझदार हैं और हम सब यही कामना करते हैं कि टी राजा सिंह अपने आगे के जितने भी वो काम करना चाहते हैं निर्दलीय भी वो जीत ही जाएंगे, मुझे पता है, उसमें सफल हों और हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ते रहें। बाकी देश के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया इज़ ग्रोइंग गुड, इंडिया इज़ डूइंग गुड, ग्रोइंग वेल। और इंडिया वर्ल्ड का 5th हाई सर्वश्रेष्ठ मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में 5th आया है, जो भी रिसेंटली निकली है। तो ये भी बताता है कि इंडिया का जो बढ़ता हुआ स्ट्रक्चर है वो इस दिशा में जा रहा है और हमारी इकोनॉमी कितनी स्टेबल और अच्छे से काम कर रही है। आई होप कि ये सब अच्छे से चले और चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी सही टाइम डायरेक्शन में मूव हों, और जो हमारे दुश्मन हैं और जिनको ये सारी अच्छी चीज़ें सुनकर बुरा लगता है उनको लगे, क्या कर सकते हैं। अब बात चलिए कि बीच में ये भी बात सुनने में आई कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स को हटाना चाहिए। जब ये संविधान बना था तब सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं थे। जब ये वर्ड डाले गए तो सारा ऑपोजिशन और सभी राष्ट्रवादी लोगों को अंदर फेंक दिया था। तो 50 साल पहले करी गई उस कायराना हरकत जिसको इमरजेंसी में लगा के नाश किया गया, उसको अगर कोई ठीक करना चाह रहा है, उसके बारे में बात हो रही, तो क्या दिक्कत है। बात होगी तभी तो दूर तक जाएगी और डिबेट होनी चाहिए, तभी तो हमारे को भी मौका मिले बोलने का कि हाँ ये बात है और ये इस तरीके से ही होगी। हर चीज़ शुगर कोट नहीं करी जाएगी, जो बात सीधी करनी हो करनी है और सीधी करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। तो अगर नैरेटिव है और मांग है लोगों की ये चीज़ों में बदलाव आए तो वो होगा संवैधानिक तरीके से ही होगा, क्योंकि भाजपा हमेशा संवैधानिक तरीके से ही काम करती है। और आगे आने वाले टाइम पे देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।